मैं डॉक्टर रघुनंदन हलदर इन द बिहाफ ऑफ खड़गपुर आनंद निकेतन सेकेंड क्लास में आप लोग को समझाने वाला हूँ। पहले क्लास में मैं समझाया था कि ये जो बीमारी है ये जेनेटिकली आता है। फैमिली डिसफंक्शन के कारण वो एक इंसान में बढ़ जाता है और सोसाइटी उसको वो सब गंदे आदत गंदे चीज़ सिखा देते हैं, क्योंकि सोशली सब कुछ मिलता है। सोसाइटी में हम सब कुछ देखते हैं, खराब चीज़ भी देखते हैं, खराब आदत भी देखते हैं। वहाँ से वो बीमार इंसान सब खराब आदतें सीखता है और आखिर में अपना बिहेवियर के कारण, अपना जो व्यवहार है वो बिहेवियर के कारण वो एक बीमार इंसान में परिवर्तित हो जाता है। मतलब एक अच्छा बच्चा दूसरे की तरह बड़ा हो रहा था, दूसरे बच्चे की तरह एक साथ जा रहा था, लेकिन बाकी बच्चे लोग अपने अपने पोजीशन में पहुंच जाता है, अपने अपने शादी करता है, नौकरी करता है, लेकिन जिसके अंदर बीमारी है वो सब कुछ करते हुए भी आखिर में ये बीमारी की चपेट में इतना आ जाता है, उसमें डिजीज ऑफ एडिक्शन, डिजीज ऑफ डिससेटिस्फेक्शन और डिजीज ऑफ डिनाइल काम करने लगता है। मतलब कोई चीज़ के ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टर्न, कोई चीज़ में वो सेटिस्फाई नहीं होता है और झूठ बोलने का, झूठ को सच साबित करने का, झूठ की सहारे अपना ज़िंदगी बिताने का एक आदत जो उसमें हावी हो जाता है। तो ये तीनों बीमारी एक इंसान में एक साथ जब आक्रमण करता है तो सोचिए वो इंसान कैसे होता है। धीरे धीरे वो अंधेरे की जकड़ में चला जाता है। जो नशा सीख लेता है वो नशा में खो जाता है। जो नशा नहीं कर पाता है वो सुइसाइड कर लेता है। जो सुइसाइड नहीं करता है वो मेंटल डिस्टर्ब बन जाता है। तो ये बीमारी तीनों किस्म से, तीनों तरीके से एक इंसान को मारता है। वो बीमारी के कारण जो जो प्रॉब्लम होता है वो फिजिकली 5% प्रॉब्लम होता है, जो कि मैं पहले बोला था, कंपल्सन। पहले उसको एक बार करने का इच्छा या फिर एक बार करेगा सोच के करता है, लेकिन धीरे धीरे वो लॉस ऑफ कंट्रोल में आ जाता है। मेंटल प्रॉब्लम में मैं बोला था प्री ऑक्यूपेशन ऑब्सेशन, पहले से वो सोच लेता है कि ये चीज़ करेगा और उसी में ऑब्सेस्ड हो जाता है और किसी का कोई बात नहीं सुनता, अपने ही चीज़ में इतना खो जाता है, अपने को लेके इतना खो जाता है, अपने सोच विचार को आगे बढ़ाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। दैट इज मेंटल ऑब्सेशन। तो इसीलिए बीमारी को कॉम्पल्सिव ऑब्सेसिव डिसऑर्डर भी कहते हैं। मतलब कॉम्पल्सन है, एक तो जर्मनी कीड़ा खुजली जैसा अंदर में है जो कि हर एक चीज को करने के लिए उसको उतावला करता है। जब वो कर लेता है उसकी बाद वो करते ही जाता है, करते ही जाता है, करते ही जाता है, अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, बुरा आदत ही ज़्यादा देखा जाता है। तो ये बीमार इंसान कंपल्सन और ऑब्सेशन के कारण बीमारी की जकड़ में इतना खो जाता है कि उसका फिजिकल मेंटल प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। कोई भी चीज़ वो बर्दाश्त करने लायक नहीं होता है, क्योंकि उसका मेंटल सपोर्ट नहीं करता है। वो जो बोलता है वही करने को खोजता है और सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है फिजिकल मेंटल बीमारी के कारण। इसके चपेट में आने की बाद, ये सब प्रॉब्लम शुरू होने की बाद असली इफेक्टेड एरिया स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअलिटी में उसका प्रॉब्लम आ जाता है। यहाँ स्पिरिचुअल बोलने से हम लोग रिलेशनशिप बोलते हैं, संपर्क। रिलेशनशिप में दरार आ जाता है क्योंकि वो स्पिरिचुअली इतना सेल्फिश होता है और सेल्फिशनेस की चलते वो सेल्फ सेंटर्ड, मतलब अपना ही हानि कर देता है। एक पिता अगर बच्चे को लेके पकड़ लीजिए घूमने गया, फिर बच्चे को स्कूल छोड़ने गया, बीच में अगर रुक के वो दारू पिया तो बच्चे को मुंह से दारू का गंध आता है। बच्चे जान जाता है दारू क्या चीज़ है। पिताजी कहाँ गया था? वो बार में गया था या फिर वो अनसोशल जगह में गया था। तो ना चाहते हुए भी वो अपने बच्चे की नज़र में गिर जाता है। तो इसीलिए देखा जाता है ये बीमार इंसान का तरक्की तो कभी होता नहीं है। बीमारी जितना बढ़ता है वो उतना डिमोशन में जाता है, नीचे चला जाता है, नीचे जाते 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 आखिर में खो जाता है। आखिर में सब कुछ बर्बाद कर देता है, अपने आप को, अपना शरीर को,
अपना मानसिक स्थिति को, या उसकी साथ साथ उसका पारिवारिक अवस्था को भी। वो खुद पीता है, खुद खाने का समय नहीं है, खुद सोने का समय नहीं है, उसकी चलते उसका परिवार भी समय पे खा नहीं पाता, समय पे सो नहीं पाता, समय पे कहीं जा नहीं पाता। सोशली वो डिस्टर्ब खुद रहता है और उसकी चलते उसका परिवार भी रहता है, उसका आस पड़ोस सब उससे तंग आ चुके रहते हैं। तो वो अपने आप का जितना भी खराब कर रहा है, उसकी साथ साथ वो अपने साथ जुड़ा हुआ है जो फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, सोशली नेटवर्क, ऐसे सब जगह वो अपने साथ साथ वो जगह भी बर्बाद कर देता है। उसका कुछ इज्जत नहीं रहता समाज में, वो खोखला हो जाता है। स्पिरिचुअली वो 65% इफेक्टेड है। तभी तो हम एक पीने वालों को देख के उंगली दिखा के ऐसे बोलते, देख माताल ठो गिरा है। हंसते उसके ऊपर। क्यों? वो खत्म हो गया, उसके साथ इंसानियत का स्पिरिचुअलिटी खत्म हो गया। अब एक इंसान दूसरे इंसान को गिरा है नाली में, कुत्ता उसकी मुंह में मूत रहा है, फिर भी देखो दूसरा इंसान हंस रहा है, मजाक कर रहा है, मजा ले रहा है। क्यों? क्योंकि उसका स्पिरिचुअलिटी यानी संपर्क की जगह पूरा खत्म हो चुका है, खोखला हो चुका है। तो ये बीमारी इस तरीके से एक इंसान को मारता है। इसकी साथ साथ आज जो चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो इंसान के अंदर क्या क्या देखने से मालूम पड़ेगा, बचपन से ही मालूम पड़ जाता है कि वो एक बीमार इंसान है। जैसे आप पकड़ लीजिए, आपका अगर टाइफाइड हुआ तो कैसे पता चलेगा? बुखार होगा, दवाई खाने से भी बुखार नहीं जाएगा, बार बार बुखार होगा, कभी ज़्यादा होगा तो कभी कम हो जाएगा, फिर ज़्यादा होगा फिर कम होगा। आपका सर्दी जुकाम हो सकता है और साथ साथ लैट्रिन में भी प्रॉब्लम आ सकता है। आपका सर दर्द करेगा, आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, बार बार पसीना देगा। तो ये सब सिम्टम है टाइफाइड का। डॉक्टर के पास जाते हैं हम लोग, टेस्ट करते हैं। वैसे ही ये सब सिम्टम एक बीमार इंसान में ऑटोमेटिकली आ जाता है। ये सिम्टम इमोशनल इम्बैलेंस, क्योंकि एक बीमार इंसान जो होता है वो इमोशनली इम्बैलेंस होता है, उसका इमोशन में बैलेंस नहीं रहता है। जैसे इमोशन में क्या क्या आता है? एंगर आता है, सॉरो आता है, मतलब दुख, गुस्सा, आनंद, हैप्पीनेस, ये सब इमोशन का पार्ट है। जो बीमार इंसान होगा उसको आप ध्यान दीजिएगा, वो अगर दुखी होता है तो बहुत दुखी होता है, और वो अगर सुखी होता है तो बहुत सुखी होता है। मतलब कभी उसको अगर दुख लगता है तो रोता ही जाता है, रोता ही जाता है, रोता ही जाता है। उसको अगर आनंद आता है तो मजा करता ही जाता है, करता ही जाता है, करता है। मतलब उसमें रोक टोक नहीं होता। एक तो मजाक एक जन के साथ कर लिया, हा हा सब हंस रहा है, वो बार बार वो मजाक करता है। वो ये नहीं देखता है जिसके साथ मैं मजाक कर रहा हूँ वो रो रहा है, फिर भी उसके पीछे मजाक करता है, ये टान दिया वो टान दिया। एक बीमार इंसान ही कर सकता है, आम इंसान ऐसे नहीं करते हैं। तो ये बीमारी इतना भयंकर बीमारी है, क्योंकि आपको समझ में भी नहीं आएगा जो आदमी के अंदर इमोशनल इम्बैलेंस है। आप उसको अगर ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे। या फिर कुछ कुछ इंसान है अंधेरा में रहना पसंद करता है, उसको उजाला अच्छा ही नहीं लगता। कुछ कुछ इंसान है ज़्यादा बात करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इमोशन ही नहीं है उसका। इमोशनल जो हार्मोन है वो हार्मोन सिक्रेशन ही नहीं हो रहा है। सब हंस रहा है, वो नहीं हंस रहा है, वो चुपचाप बैठा है, उसको सारा जीवन दुख ही दुख है, कभी खुशी उसकी मुंह में नहीं देखेंगे। वो इमोशनल इम्बैलेंस है। तो ये सब अगर सिम्टम्स आप देखें तो समझ लीजिएगा ये बीमार इंसान है। उसके साथ साथ आप देखिएगा उसका जो बिहेवियर है वो इम्पल्सिव होगा। मतलब ठीक ठाक वो अपना आपको चलाने नहीं सकेगा। अपना जो बिहेवियर है,
जो चलने का तरीका है वो कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर। कभी पिताजी अच्छा बहुत है, कुछ दिन बाद माँ बहुत अच्छा है, उसकी कुछ दिन बाद मेरा टीचर बहुत अच्छा है, 2 दिन बाद टीचर को छोड़ दिया, टीचर ठीक नहीं है, मेरा गर्लफ्रेंड बहुत अच्छा है, 4 दिन बाद गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया, वो भी ठीक नहीं है, वो मेरे को समझता ही नहीं, उससे अच्छा तो मेरा माँ है। सोच विचार बिहेवियर सब जगह वो इम्पल्सिव हो जाता है, ठीक ठाक से अपने आप को चला ही नहीं पाता। ये प्रॉब्लम उसमें देखा जाता है। और उसके बाद आता है आपका सेक्स, मनी, पावर, हैंडलिंग। एक बीमार इंसान कभी भी सेक्स सही तरीके से नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी शरीर में जो हार्मोन सिक्रेशन होता है वो डिस्फंक्शनल होता है। इसीलिए कुछ कुछ इंसान में देखा जाता है इम्पल्सिव सेक्स, मतलब बहुत ज़्यादा सेक्स है। सेक्स ह्यूमन जो इंसान है, हम लोग का पार्ट है, वो बैलेंस में करना चाहिए। सब चीज का एक तो बैलेंसिव यूज होना चाहिए। लेकिन दोस्त, जो बीमार इंसान होता है वो सेक्स को कभी बैलेंस में नहीं कर पाता। उसका अगर कोई बीमार इंसान को आप पूछोगे यार, वो आपको सच बोलेगा, तो पूछिएगा, वो बोलेगा उसका फर्स्ट टाइम सेक्स कैसे था, सेकेंड टाइम सेक्स कैसे था, थर्ड टाइम सेक्स, मतलब उसमें बैलेंस नहीं होता है। कभी आप साइंस की भाषा में बोले तो कभी सिक्रेशन बहुत जल्दी हो जाता है, कभी होता ही नहीं। किसी को देखने से ऑटोमेटिक ब्रेन में सिक्रेशन हो जाता है, सेंसेशन जग जाता है। किसी का आँख अच्छा लगता है, किसी का होठ अच्छा लगता है, कोई फिल्म स्टार का मुंह अच्छा लगता है, मतलब वो कभी सेक्स को यूज़ नहीं कर पाएगा। सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, दीपिका पादुकोण सभी उसको अच्छे लगते हैं, अलग अलग हिसाब से। तो ये सेक्स अगर एक बीमार इंसान यूज़ करने की कोशिश करेगा तो एब्यूज़ कर देगा, गलत इस्तेमाल कर देगा, गलत जगह पहुंच जाएगा, गलत चीज़ कर देगा, इंतज़ार नहीं करेगा माँ बाप का, भाग के शादी कर लेगा, बोलने का ज़रूरत भी महसूस नहीं करेगा। अगर उसको मालूम नहीं है उसको पिताजी माताजी कितना तकलीफ करके उसको बड़ा किया है। हम लोग सोचते हैं लड़का लड़की तो भाग गया, ऐसे नहीं भागा, उसके अंदर बीमारी जन्म ले चुका था। इसीलिए जो माँ उसको जन्म दिया, सिखाया कि ये दिन है, ये रात है, ये मर्द है, औरत है, ऐसे चलो, ऐसे चलने से ज़िंदगी में अच्छा हो पाएगा, ये स्कूल में पढ़ो, ये कॉलेज में पढ़ो, यहाँ पे जाओ, खुद ना खा के उसको खिलाया, अपना सीने का खून दूध बना के वो पिलाया, उसको बड़ा किया। वो बच्चा क्या किया, जब बड़ा हुआ तो एक लड़की के साथ दोस्ती हुआ, वो बोला मेरा गर्लफ्रेंड है, उसको लेके भाग गया, भूल गया माँ बाप का कर्ज, भूल गया सब कुछ, वो भूलता नहीं है। आप 2 साल बाद उसको बुला के पूछिए तुमको दुख होता है तुम जो माँ बाप से नहीं मिल पाता है, बोलेगा हाँ होता है। लेकिन हम लोग के पास वो जानकारी नहीं है। मैं देता हूँ आपको जानकारी, ये बीमारी की चलते करता है, ये उसका जो हार्मोन सिक्रेशन है इम्बैलेंस है इसीलिए करता है, ये सेक्स का यूज़ नहीं कर पाता है इसीलिए करता है। उस समय उसका ब्रेन में चलता है कि यही मेरे लिए सब कुछ है, इसी के साथ अपना ज़िंदगी बिताएगा। लेकिन आप देखिए जितना भी भाग के शादी किया हुआ है, मैक्सिमम देखा जाता है कुछ दिन बाद बुरा लगने लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा डिवोर्स केस आता है भाग के शादी करने वाला का, सब जानते हुए भी वो करता है, क्योंकि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। इसीलिए सेक्सुअली वो हमेशा इम्बैलेंस होता है। और मनी, मनी का यूज़ नहीं आता एक बीमार इंसान को। मतलब पकड़ लीजिए कहीं पर नौकरी करता है, उसको सैलरी मिला, सैलरी 30 दिन हिसाब से मिलता है, उसको 30 दिन तक चलाना था, उसके बाद कुछ सेविंग्स करना था। अब देखिएगा जो बीमार इंसान जिसको नौकरी मिल गया, वो पैसा 20 से 25 दिन के अंदर खत्म कर देगा। उसके बाद वही अपना बूढ़ा बाप माँ के पास जाके बोलेगा कि उधारी दीजिए। आज एक बच्चा को पैसा का जरूरत है, वो पिताजी को प्रेशर देगा मेरे को ये चीज करना है, मेरे को कहीं से भी आप ला के दो।
पिताजी के पास उतना पैसा है नहीं सुनने चाहेगा। जो डिजीज पर्सन है वो मनी हैंडलिंग नहीं जानता है कि एक ठो मनी कहाँ से आता है, उसके लिए क्या तकलीफ करना पड़ता है, कहाँ से मैं उसको जुगाड़ करूँ, कैसे उसको रखूँ, कैसे उसको यूज़ करूँ, यूज़ नहीं जानता है। अगर उसके सामने कोई आके दुख का कहानी सुनाएगा, बोलेगा बाबू मेरा खाना नहीं मिल रहा है, मेरे को बहुत तकलीफ है, मुझे 10,000 रुपये चाहिए, वो कहीं से भी जुगाड़ करके उसको देने को खोजेगा। उसको पूछिएगा, एक बीमार इंसान को पूछिएगा तुमको कैसा लगा, वो जो बोला उसको हेल्प करने बोला, तुम करेगा? वो बोलेगा हाँ हम करेगा, मेरा पास अगर होता तो हम कर देता। मतलब मनी हैंडलिंग नहीं आता है उसको, कहाँ कैसे यूज़ करना है, कैसे नहीं करना है, उसको नहीं आता है। पहले तो खुद को खाना पड़ता है, फिर हम दूसरे को खिलाएगा। एक बीमार इंसान खुद तो खाता नहीं है, दूसरे को खिलाएगा सोचता है, उसमें खुद का भी जाता है, उसका भी जाता है। और जब जाता है तो वो हार जाता है, पैसा का जुगाड़ नहीं कर पाता है ठीक से। कर तो लेता है पहले पहले सब कुछ, उसके बाद पैसा का इंतजाम नहीं कर पाता है तो हार जाता है। हार के कोई सुसाइड कर लेता है, तो कोई जुआ खेल लेता है, कोई शराब पी लेता है। मतलब फिर से अंधेरा में खो जाता है, धीरे धीरे वो लड़का ठोक हो जाता है। तो मनी में प्रॉब्लम है। और पावर, पावर का कभी यूज़ करना एक बीमार इंसान जानता ही नहीं, वो इसी करता है। क्योंकि बीमार इंसान हाथ में अगर पावर आया क्या होगा मालूम है? एंटी सोशल। एंटी सोशल इंसान नहीं है, ह्यूमन नहीं है, उसमें इंसानियत नहीं है, उसका माँ बच्चा बहन बीबी नहीं है, सब है। तो एंटी सोशल क्यों बनता है? अपने सामने एक आदमी तड़प रहा है, मर रहा है, वो गोली मार रहा है उसको, उसको काट रहा है, आप क्या सोचते हैं वो ऊपर से अलग दुनिया से आया है? हम लोग का ही जैसा ह्यूमन है, उसमें ह्यूमैनिटी है, लेकिन वो खत्म हो चुका है। उसमें बीमारी होने की चलते वो ह्यूमैनिटी, वो इमोशन उसका खत्म हो चुका है। वो इमोशन का हार्मोन उसका सिक्रेशन नहीं होता, इसीलिए वो कोई भी काम कर सकता है। दे आर एंटूसियल। इसीलिए आज जो जेल है, जेल को बोलता है संशोधनागार। जेल नहीं बोलता कोई। कोई इंसान पकड़ा जाता है, उसको सजा होता है, तो उसको बोलता है कि रिफाइनरी में भेजा है, रिफाइन होने के लिए। वो संशोधन होके फिर वापस आएगा दुनिया में। इसीलिए जेल का सजा क्यों होता है? उसको वहाँ शिक्षा दिया जाता है कि ये गलत चीज़ तुम किया, तुमको सही तरीके से जीना है। किसको आप गलत सही का शिक्षा देंगे? जिसमें गलती भरा है। गलती भरा है क्योंकि वो बीमार इंसान है, ये जानकारी आज आपको मैं देता हूँ। वो बीमार इंसान था बोल के वो ऐसे कर लिया, वो पावर का यूज नहीं कर पाया, एब्यूज कर दिया। अब 4 जगह से देखा जाता है एक बीमार इंसान टोटली इम्बैलेंस होता है। मेन 4 पॉइंट्स जो कि आप अगर कोई भी बच्चे को, लड़का को, आदमी को, माताल को, शराबी को, जुआड़ी को आप देखोगे, ये 4 चीज हमेशा इम्बैलेंस रहता है। 4 चीज क्या है? थिंकिंग पैटर्न, जो सोचने का तरीका है वो आम बच्चे से थोड़ा अलग है। एक बच्चा को उसका पिताजी मेला घुमाने लेके गया, तो मेला में सबसे कॉस्टली एक तो ट्रेन को देखा, वो बोला कि मेरे को ये चाहिए पिताजी। सब बच्चे चाहते हैं, कोई अच्छा चीज़ देखेगा मेला में, अगर 100 बच्चा गया तो 100 बच्चा मांगेगा कि वही जो उनको चाहिए। बहुत बढ़िया, ट्रेन 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 चल रहा है। तब पिताजी बोला मेरा पास पैसा नहीं है बाबू, आज मैं खरीद के नहीं दे सकता, मैं तुमको बाद में दूंगा। तो देखा जाता है जो नॉर्मल बच्चा है वो मान लेगा। थोड़ा सा जिद करने की बाद भी अगर माँ बाप बोलता है, हाथ पकड़ के जोर से टान के लेके चल जाता है, वो चले जाएगा और दूसरा चीज देखेगा। लेकिन जिसमें बीमारी है, जिसका थिंकिंग पैटर्न में एक बार आ गया है, वो चाहे बच्चा हो कि मुझे ट्रेन चाहिए, देखिएगा वो जिद करेगा, वो बोलेगा नहीं हमको अभी चाहिए। उसका पिताजी जितना भी समझाए, नहीं बाबू अभी नहीं होगा, नहीं नहीं, वो मानने को तैयार ही नहीं रहेगा। मानेगा भी तो गुज 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 करते करते जाएगा और घर जाके चिल्ला चिल्ला के रोएगा। कुछ कुछ बच्चा देखा जाता है वहीं पे जिद करता है, टाना टानी करता है बाप माँ को रास्ते में ही, ये दो अभी। बाप माँ जब देने पे असमर्थ हो जाता है तो छोड़ देता है, नीचे सो जाता है, गिड़गिड़ाता है, चिल्लाता है, हल्ला करता है, सबको बोल देता है मेरे को चाहिए, मेरे को नहीं दे रहा, आप क्यों हमको यहाँ लेके आया, ये सब हल्ला करता है। ये बीमारी की का चलते करता है।
आप जान जाइए उसी टाइम कि आपके बच्चे में वो बीमारी है, बीमारी जन्म ले चुका है, जेनेटिकली उसमें आ चुका है। इसीलिए थिंकिंग पैटर्न दूसरे बच्चे से अलग है, उसका थिंकिंग पैटर्न ही ऐसे बना है। और मोटिव, एक बीमार इंसान विदाउट मोटिव कोई काम नहीं करता। मोटिव तो सबका रहता है, लेकिन इसका मोटिव जो रहता है खाली सेल्फिशनेस के ऊपर मोटिव रहता है, माने अपना। एक बीमार बच्चा, घर में 4 भाई है, जिसके अंदर बीमारी है, आपको पता कैसे चलेगा? 4 भाई है, माँ बाप को मिला के 6 जन। एक दिन 7 अंडा बना, 7 तो अंडा बना घर में, खाने बैठा, तो जो बीमार इंसान है वो गिनती कर लेगा पहले ही, हम लोग 6 जन है और 7 पीस अंडा बना है, 1 पीस एक्स्ट्रा बना है। अगर अंडा उसको पसंद है तो आपको बोलने की जरूरत नहीं होगा, वो खुद बोलेगा वो वाला अंडा मेरे को दे दो। अगर कोई बच्चा को मांसो खाने में अच्छा लगा, कचौरी खाना अच्छा लगता है, घर में बना है सबके लिए 2-2 पीस, उसको मालूम है होने की बात भी, वो बोलेगा बहुत अच्छा बना है माँ, और 2 ठो दो और 4 ठो दो। हारी मैंने जहाँ बर्तन में आप रखे थे कचौरी, वो देख रहा है वहाँ पे 2-4 पीस और पड़ा है, मेरा 3 भाई और है, उठा के खा लेगा। मिठाई आया, किसी को पसंद आया, वो घर में माँ के हाथ में देने की पहले गिनती तो बाद में करेगा, पहले 2 ठो मुंह में डालेगा ले जाते जाते। उसको को जो चीज़ उसको पसंद है वो आप उसकी हाथ से दूसरे जन को देने भेजिए, मुंह में डाल लेगा, थोड़ा सा तो निकाल के खाएगा ही। ये बीमारी की चलते करता है, क्योंकि उसका मोटिव खाली उसी के बारे में सोचता है और कुछ तो सोच नहीं पाता। ये सोचते सोचते वो गलत सोचने लगता है। उसका मोटिव, किसी को अगर हेल्प किया, किसी को कुछ किया, कोई अगर कुछ मांगा, बाबू मेरे को ये माल्टो दो, तो बोलेगा हमको क्या मिलेगा तुमको देके, मेरा चीज़ हमको आपको देगा नहीं। उसको उसका बाप एक तो फोन खरीद के दिया, बाबू इस्तेमाल करो, कभी पिताजी की जरूरत पे बोलेगा बाबू फोन तो दो तो थोड़ा, बोलेगा मेरा मोबाइल में चार्ज खत्म हो जाएगा, अभी नहीं देगा आपको, तो उसका मोबाइल बन जाता है। इस तरीके से एक बीमार बच्चे का मोटिव धीरे धीरे तैयार होता है, ऑलवेज नेगेटिव, जितना बड़ा होगा उतना नेगेटिव में चला जाता है। और एटीट्यूड, उसका चलने का, बोलने का, रहने का चाल चलन आम इंसान से, आम बच्चे से अलग होगा। वो अपना एक तो बिरादरी बना लेगा, उसकी जैसा कुछ हिलने ढुलने वाला, चलने फिरने वाला, उसको जो चीज़ में शौक लगेगा वही करेगा। आप 1000 बोलोगे जाओ बाबू फुटबॉल खेलने जाओ, उसको अगर अच्छा नहीं लगेगा तो जाएगा नहीं, वो एटीट्यूड दिखाएगा, चुपचाप घर की कोना में बैठा रहेगा, ऐसे करके देखेगा, आप दोबारा बोलेंगे ही नहीं। धीरे धीरे जब बढ़ जाता है, शराबी का आप एटीट्यूड देखे होंगे, शराब पीने की बात क्या होता है, शराब पीने की पहले क्या होता है, शराब पीने की पहले वो रोता है, गिड़गिड़ाता है, घर वाला की पैर पकड़ता है कि मुझे पैसा दे दो, आज पिएगा और कभी नहीं पिएगा, मैं ऐसा नहीं करेगा, थोड़ा सा पिएगा, मेरे को तकलीफ हो रहा है। और शराब जब पी लेता है उसका एटीट्यूड टोटली चेंज हो जाता है, अब बवाल करते करते आता है घर। मतलब एटीट्यूड भी डिसफंक्शनल है, उसका सेल्फिशनेस उसको एटीट्यूड को भी कंट्रोल कर लेता है। और बिहेवियर, उसका जो बिहेवियर है वो आम नेचुरल बिहेवियर नहीं है, दूसरे बच्चे दूसरे इंसान की तरह बिहेवियर नहीं है, उसका बिहेवियर अपने आप की तरफ केंद्रीभूत है, सेंट्रलाइज है। उसका बिहेवियर जिससे उसको फ़ायदा मिलेगा उससे अच्छा बिहेवियर करेगा, जिससे उसको बुरा लगेगा उससे बिहेवियर बुरा करेगा। एक बाप एक माँ बच्चे को डांटता है जब गलती करता है, टीचर भी डांटता है, सजा देता है, लेकिन उसकी बाद जब खाने का समय आता है वही माँ बाप और बच्चे को बुलाता है, आओ बाबू खा लो। लेकिन जिसमें बीमारी है, जो बच्चे में बीमारी है, वो 1000 बोलने पे भी नहीं जाएगा, पहले बात। दूसरे बात, अगर वो बीमार इंसान किसी के ऊपर गुस्सा हो गया या फिर किसी को बोला कि मैं इससे बात नहीं करूँगा, 1 साल चल गया, 2 साल चल गया, 5 साल चल गया, 5 साल बाद वो उसके सामने आया, वो बोलेगा मैं इससे बात नहीं करूँगा, वो एक ही जगह रिजिड हो जाता है बिहेवियरल। एक इंसान, आम इंसान, आज पान दुकान में किसी से मारपीट हुआ, पड़ोसी में, अगल बगल घर में तो मारपीट हमेशा होता है, झगड़ा होता है, मारपीट होता है,
फिर जब कोई काम होता है, कोई अच्छा चीज़ होता है तो बुला लेता है पड़ोसी को। घर में तो शादी हुआ तो न्योता तो देने जाएगा, भले ही उसके लगे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, आज तो सॉल्व हो गया, सॉल्व होता है। लेकिन एक बीमार जिसके अंदर बीमारी रहता है, वो अगर कहीं किसी से झगड़ा कर लिया, मुठभेड़ कर लिया, कुछ कर लिया, दोबारा उसकी सामने और माथा नहीं झुकाएगा। उसका ईगो प्रमोट हो जाता है और ईगो ही उसको मार देता है, मौत की द्वार पे लेके चल जाता है। ये ईगो इतना भयंकर चीज है। एक मतलब हार्ट कांप रहा है, लीवर ऑफ सिरोसिस हो गया पेट में, डॉक्टर बोल दिया थोड़ा सा दारू पिएगा तो मर जाएगा। पी पा के आके घर वाला जब बोलता है तुमको मना किया ना डॉक्टर, तो बोलता है मैं पीता कहाँ हूँ, मैं तो थोड़ा सा पीता हूँ। मैं क्या तुम लोग की जैसा पीता हूँ, मेरे को शराबी लगता है क्या, मैं तो थोड़ा सा पिया। ये ईगो उसका जान ले लेता है, इतना जानलेवा बीमारी है ये। जो बीमारी मैं आपको आज और कल दोनों क्लास में बताया, ये बीमारी जानलेवा बीमारी है, इसका परिणति भयंकर है। ये बीमारी की जकड़ में जो लड़का लोग है, इंसान है, वो या तो मर जाते हैं समय से पहले, मतलब सभी मरेगा दुनिया में, लेकिन सबका अपना अपना एक समय है, उसकी बाद मरेगा। लेकिन ये बीमारी जिसको पकड़ लेता है वो समय से पहले मर जाता है। मतलब 60 साल अगर जीने का उम्र था, दारू पी के लीवर खराब करके 30 साल 35 साल में चला जाता है, या सुइसाइड करके मर जाता है, या कोई एंटी सोशल काम करने जाता है वहाँ पे मर जाता है, या फिर कहीं पे एक्सीडेंट वगैरह 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 करके अपने आप का जिंदगी कम कर देता है और पागल हो जाता है। बहुत सारा इंसान को मैं देखा हूँ, जानता हूँ, ये बीमारी की चपेट में आया। बहुत अच्छा पढ़ता था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में कोई पढ़ता था, कोई दूसरे जगह पढ़ता था, इंजीनियरिंग पढ़ता था, साइंटिस्ट बनने वाला था, लेकिन प्रेमिका धोखा दे दिया। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, सहन ही नहीं कर पाया, बर्दाश्त ही नहीं कर पाया, और हम लोग की समाज में इसको सिखाने का जगह भी नहीं है। ये इमोशन को बैलेंस करने का, क्योंकि इमोशनल इम्बैलेंस है, उसको बैलेंस करने का सीख देने का जगह नहीं है। आप साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बोल देते हैं हम लोग, खाली की साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कहाँ से शुरू हुआ? इसके लिए कारण है एक्स फैक्टर, ये बीमारी। तो ये इतना भयंकर बीमारी है जो कि इंसान का जान तक ले लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा इंसान मरता है डेली। इंडिया में ढेर सारा इंसान मरता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये सब जानने के बाद अगर किसी को लगा कि ये बीमारी मेरे अंदर है, तो मेरे को क्या जीने का अधिकार नहीं है? मेरे को सही ढंग से अपने आप को आगे बढ़ाने का अधिकार नहीं है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं खुद हूं। जब मैं ये अपने आप को दोषी मान लेता हूं कि मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूं, ये बीमारी मेरे अंदर आ गया है, आज तक मेरे पास नॉलेज नहीं था, आज एक क्लास के द्वारा मेरे पास नॉलेज है, तो इसका सॉल्यूशन मुझे ढूंढना है। जैसे कोई कैंसर हुआ, किसी को जान लिया कैंसर हुआ, टेस्ट में पकड़ा गया, तो क्या करेगा? कैंसर का इलाज कराएगा, डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर क्या करेगा? फीस लेगा और दवाई लिख के देगा। दवाई कितना पैसा लगेगा खरीदने के लिए, उसके बाद केमो लिख के देगा, केमो लेने के लिए बहुत ढेर सारा पैसा लगेगा, उसको लगाने के लिए हॉस्पिटल या फिर नर्सिंग होम बोलने से और ज़्यादा पैसा, खर्चा पे खर्चा, खर्चा पे खर्चा। दोस्त, आज आपको जो बीमारी के बारे में मैं जानकारी दिया, आपको जान के हैरानी होगा कि बीमारी आप आसानी से दूर कर सकते हैं। ये बीमारी का दवाई है, डॉक्टर है, आपको एक पैसा खर्चा नहीं होगा। ये बीमारी अगर आपको डॉक्टर चाहिए तो डॉक्टर रघुनंदन हलदार ऑलवेज इन सर्विस, 24 घंटा इस सर्विस में अपने आप को लगाया हुआ है। मेरा साथ साथ मेरा टोटली टीम है, पूरा टीम है। आप आइए, हम लोग से हेल्प मांगिए, हम लोग आपको फ्री में इसकी बारे में नॉलेज देगा।
और इसमें भी दवाई खाना पड़ता है, वो भी आपको फ्री में मिलेगा। इसका दवाई क्या है मालूम है? इसका दवाई खाने के लिए, जैसे दवाई एक तो खाने के लिए पानी लेना पड़ता है, केमो लेने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, तो वैसे ही ये बीमारी से निकलने के लिए आपका 100% ऑनेस्टी, ओपन माइंडनेस एंड विलिंगनेस की जरूरत है। मतलब आपको पहले अपने अंदर इच्छा लाना पड़ेगा कि ऐसा प्रॉब्लम मेरा अंदर है, मैं उसको रिकवरी करेगा। ये सब प्रॉब्लम मेरा अंदर, मैं ऐसे इमोशनल डिसबैलेंस हूँ, मेरे कारण ये सब खराब हो गया, आज मैं मार्क्स मुझे कम मिल गया, पिताजी मेरे को डांटा तो मेरे को तकलीफ दुख हो रहा है, मेरे को सुसाइड का चिंता भावना आ रहा है। ठीक है, मैं उसको कटाऊंगा। कैसे कटाऊंगा? पहले विलिंगनेस, इसको कटाने का इच्छा होना चाहिए आपके अंदर, और 100% ऑनेस्टी होना चाहिए। आप अपने साथ ऑनेस्ट है तो जो चीज़ आप करेंगे, या फिर आप मेरे से जाना, मैं बोला कि ये करो, ये ऑनेस्टी से करेंगे तो अगर करते हैं, और ओपन माइंड होना पड़ेगा, सबका बात सुन के चलना पड़ेगा, सबसे मिलजुल के रहना पड़ेगा। ये तीनों चीज आप अपने जिंदगी में लागू करके, अभी मैं जो 4 पॉइंट आपको बताऊंगा, ये अपना जिंदगी में लागू करेंगे तो फ्री में आप ये बीमारी से निकल सकते हैं। वो 4 चीज है। प्रेयर, प्रार्थना कीजिए। किससे प्रार्थना करें दोस्त? मैं तो अपने तरीके से, हम लोग का जो प्रार्थना है वो प्रार्थना करते हैं, गॉड ग्रांट अस द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स वी कैन नॉट चेंज, करेज टू चेंज द थिंग्स वी कैन, एंड विजडम टू नो द डिफरेंस। आप खुद जो ईश्वर को जानते हैं, मानते हैं, जो अल्लाह को आप सलाम दुआ करते हैं, उसके सामने अपना प्रार्थना रखिए कि हे प्रभु, मेरा जिंदगी खराब हो गया, मैं ना जान के जो जो काम किया, जो जो हरकत मेरे से हो गया, या फिर मेरे पास नॉलेज नहीं था, जानकारी नहीं था, मैं ये नशा की जकड़ में आ गया, मेरा जिंदगी तो खराब हो गया। प्रभु, अभी तुम मुझे यहाँ से उद्धार करो, तुम मुझे आने वाला दिन में सही सही काम करवाओ। ये प्रार्थना हमेशा ईश्वर की पास रखिए। जब भी कोई आप प्रॉब्लम में गिरे, विपद में गिरे, आपकी जब भी कोई तकलीफ हो, कोई समस्या हो, कोई चीज़ लेके आप परेशान हो, आप कोई चीज़ छोड़ना चाहता है, आप शराबी बन गया, शराब छोड़ना चाहता है, नहीं सक रहा है, तो वो ईश्वर की पास, वो प्रभु के पास अपने आप को सर झुका के बोलो, प्रभु मैं और शराब के सामने हार चुका हूँ, फिर या फिर प्रभु मैं जिंदगी के सामने हार चुका हूँ, प्रभु मैं पिताजी का मुंह रख नहीं पाया इसलिए मैं हार चुका हूँ, प्रभु मैं जुआ खेल लिया, पूरा पैसा हार चुका हूँ, प्रभु मैं अपने माथा चला के हार चुका हूँ, आप मुझे उद्धार कीजिए। प्रभु उद्धार करता है, इसीलिए प्रार्थना कीजिए। दूसरा है मेडिटेशन। ये प्रार्थना की बात, आप अपने आप को शांत कीजिए। सारा दुनिया मेडिटेशन से चलता है। मेडिटेशन मतलब ध्यान। आप ध्यान अभ्यास क्यों करते हैं इंसान? आज जो मेडिटेशनल स्पीच कहीं कहीं सुनने में आता है, मेडिटेशन इंसान करता है अपने आप को एक जगह एकजुट करने के लिए। जब तक आप मेडिटेशन नहीं करेंगे तब तक आप अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे। आप मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन करके अपने आप को पहचानिए, एक ही जगह से सोचिए। मेडिटेशन की कई तरीके हैं, अभी इतना छोटा क्लास में तो हम आपको बता नहीं पाएगा, बाद में एक दिन मेडिटेशन के ऊपर डिस्कस करेगा। मेडिटेशन कीजिए, स्पीच मेडिटेशन आता है, उसमें नॉर्मल मेडिटेशन आता है, राज्यों का मेडिटेशन आता है, ऐसे कई तरीके का मेडिटेशन है। मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए और मीटिंग कीजिए। मेरा पास जितना नॉलेज है, भारत में 18 एनोनिमस ग्रुप है, 18 मतलब अल्कोहलिक एनोनिमस जिसका दारू पीने का समस्या है, नार्कोटिक एनोनिमस जिसका ड्रग्स पीने का समस्या है, गैम्बलिंग एनोनिमस जिसका जुआ खेलने का समस्या है, सेक्स एनोनिमस जिसका सेक्स का समस्या है। ये सब एनोनिमस ऑलरेडी इंडिया में है, 18 एनोनिमस है। तो एनोनिमस में जाइए, आपका क्या समस्या है, वहाँ जाके डेली मीटिंग होता है, शाम को 1 घंटा मीटिंग कीजिए। डेली जैसे दवाई खाना पड़ेगा, शुगर होने से आप जिंदगी भर दवाई खाओगे
तो आपको जितना दिन आयु है आप उतना दिन जियोगे, नहीं खाओगे नहीं जियोगे। तो आपको अगर पूरा जिंदगी सही तरीके से बिताना है, ये बीमारी होते हुए भी आपको अगर ठीक होना है, तो मीटिंग डेली करना पड़ेगा। और आप पकड़ लीजिए आपको ऐसा समस्या है, मेंटल थोड़ा समस्या है, फैमिली का कोई समस्या है, सब समस्या का समाधान के लिए मीटिंग अवेलेबल है। अठारह तो आपके पास नॉलेज नहीं है, आप मेरे पास आइए, यहाँ पे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप फ़ोन कीजिए इस नंबर में, मैं आपको हेल्प करूँगा। आप कोई भी एनोनिमस की एड्रेस मेरे से जानकारी ले सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई सहायता नहीं कर रहा है, आप आइए मेरा पास, हम लोग बैठ के मीटिंग करेगा। मीटिंग रूम में ईश्वर रहता है, भगवान रहता है, अल्लाह रहता है, वो लोग ब्लेस करता है इंसान। सारा भारत में, भारत कल्चरल है, भारत में कितना मस्जिद और कितना मंदिर है सोचिए, तो कितना गुरु और कितना फकीर होगा, कितना धार्मिक गुरु और कितना फकीर होगा, हर एक धर्म का, हर एक जात का। क्यों? इंसान क्या बुद्धू है वो बना के रखा है? जो मंदिर में भगवान मिलता है, भगवान का प्रसाद आशीर्वाद मिलने की बाद एक इंसान सक्सेस उसको मिलता है। तो आज हम लोग की आनंद निकेतन मंदिर है, यहाँ आइए, मैं हूँ, मेरा पूरा टीम है, आपको हेल्प करेगा। आपको प्रेयर आपको अगर आता है कीजिए, नहीं तो हम सिखाएगा आपको। मेडिटेशन अगर आता है कीजिए, नहीं तो सीखिए आके। मीटिंग आपको अगर बाहर अवेलेबल है, आपका प्रॉब्लम का मीटिंग अगर मिल गया है तो कीजिए। और सबसे बड़ा चीज़ करना है फेलोशिपिंग। फेलोशिप मतलब जो जंग में जाता है, साथ जंग लड़ता है, उसको फेलोशिप कहते हैं। फेलो ब्रदर्स मतलब आप उन लोग के साथ अपने प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कीजिएगा, जिसका आपका जैसा समस्या था, वो भी आपकी जैसा अपने आप को जिंदगी ठीक से चला नहीं पा रहा था, लेकिन कहीं से उसको एक तो अच्छा रहने का ऐसे ही कोई रास्ता मिल गया, वो आज अच्छा है। आपकी जैसा समस्या था, नहीं सक रहा था, लेकिन आज वो अच्छा है, वो आपका फेलोशिप होता है। उन लोग के साथ बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, हमेशा कांटेक्ट में रहिए। वैसे अगर कोई फेलोशिप ना मिले फिर भी आप मेरे को फ़ोन कीजिए, यहाँ पे सब तरीके का फेलोशिप अवेलेबल है। वी आर ए टीम, हम लोग ऐसे एक टीम बनाए हैं जो अंधेरा में खो चुका है, जिसको देख के ये दुनिया हंसता है, बोलता है ये बुरा लड़का लोग है, ये फालतू लड़का लोग है, छछड़ा है, ये लोग कभी सुधरेगा नहीं। आप आइए, हम लोग भी वैसे ही है। हम लोग को भी देख के बहुत सारा इंसान बोला था कभी सुधरेगा नहीं, कभी ठीक नहीं होगा, लेकिन हम सुधर के आज दूसरे को सुधारने का काम करते हैं। आज ये आनंद निकेतन रिहेबिलिटेशन सेंटर में जितना भी लड़का लोग है, दे आर मोटिवेटेड, दे विलिंग टू हेल्प। वो लोग चाहता है कि कहीं पे भी, कैसे भी बीमारी से पीड़ित कोई दुखी अगर सहायता के लिए अपना हाथ उठाता है, बोलता है मुझे सहायता करो, मुझे बचाओ, आनंद निकेतन कमिटेड है